रेकी एक्चुअल में है क्या? रे मीन्स यूनिवर्सल, की मीन्स एनर्जी। तो उस ऊर्जा का नाम है रेकी। ब्लैक मैजिक और रेकी का संबंध है क्या? अफर्मेशन आप प्रकृति के अनुसार बनाते हो तो व्हाइट है, ठीक है। आप अप्राकृतिक कर रहे हो तो ब्लैक है। रेकी से हम किसी को अपने वश में कर सकते हैं। मेरी जो अफर्मेशन होगी सामने वाला वही रिपीट करेगा, ये पावर है। क्या रेकी हिल करा के आप किसी की मृत्यु को रोक सकते हैं? कर्म को कोई नहीं रोक पाता। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी हैं, आमिर जी और अनुष्का। आज हम बात करने वाले हैं रेकी के बारे में और रेकी पर बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है रेकी के मास्टर हमारे साथ हो। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ उपस्थित हैं रेकी मास्टर सिद्धार्थ भारद्वाज जी। आइए उनका स्वागत करते हैं, चर्चा को शुरू करते हैं क्योंकि बहुत कुछ आज जानने को है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सिद्धार्थ जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ, यहाँ के और भी अच्छा फील कर रहा हूँ। अभी शुरुआत में प्रेयर करी आपने, एक अलग ही ऑरा बना, अलग ही फील आई, वाइब्रेशन आई अंदर जब आपने शुरुआत करी प्रेयर से। थैंक यू सर। तो आपने ये गायत्री मंत्र क्यों चुना? सर, हमें सैल्यूटेशन करना चाहिए पहले माँ का और उससे पहले धरती माँ का ओके। और सभी लोगों का। तो भू भुआ स्व तपह मना, उसके बाद माँ और पिता जी, पार्वती माँ और महादेव। ओके। मैं अपने इष्ट महादेव को मानता हूँ और मेरे गुरु भी महादेव हैं, बिल्कुल। तो मैं उन्हें सैल्यूटेशन देकर उनका आशीर्वाद लेकर हर चीज़ स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल। तो हमें हमेशा अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके ही चीज़ जी, स्टार्ट जी, डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, हर कोई आपको अच्छे से जानता है और आज के पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान भी हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं हम, कि रेकी एक्चुअल में है क्या और इसकी हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री क्या है रेकी की? ओके। रेकी को कहते हैं जापानीज कंसेप्ट है। ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि जैसे नाम दिखता है रेकी, ये जापान से आई थी। ओके। मिकाओ उसुई जो रेकी के रीडिस्कवरर कहलाते हैं, जी, जी। वो काशी आए थे, बनारस आए थे और वहां पर 7 साल संस्कृत अध्ययन किया था, ओके। अथर्ववेद अध्ययन किया था और बुद्ध का सधर्म पुंडरीक, जिसे लोटस सूत्र कहते हैं, वो अध्ययन किया था। उसके बाद वो गए जापान और वहां से टर्म कॉइन हुई रेकी। ओके। रे मीन्स एनर्जी, रे मीन्स यूनिवर्सल, की मीन्स एनर्जी। तो हमारे पास यूनिवर्सल एनर्जी, अच्छा, जैसे अच्छा। हिंदी में हम कहते हैं कि हमारी सार्वभौमिक ऊर्जा, जी। जो यूनिवर्सल एनर्जी हमारे आसपास है, जो हाँ, बचपन से हमें मिलती है, हर ऑब्जेक्ट में होती है, है। लिविंग नॉन लिविंग, हर चीज में परसिस्टेंट है। जी, जी। तो उस ऊर्जा का नाम है रेकी। तो रेकी जो थेरेपी कह देते हैं, ये एक्चुअली प्राणिक ऊर्जा है जो हर प्राणी में, हर जीव जंतु में, लिविंग और नॉन लिविंग सब में बह रही है, सबके अंदर ये सबके है। अंदर होती है। सर, ये रेकी जब हम बात कर रहे हैं, रेकिंग हीलिंग की जब हम बात जी, करते जी। हैं, ये काम कैसे करती है? आप जब देखें तो बड़ा ऐसा लगता है कि कोई ऐसे करके कैसे हीलिंग कर सकता है, या किसी के अगर हाथ से ऐसे करके, जैसे हमने स्टार्टिंग में जी, जब जी, आपने जी, किया, जी, जी। तो पॉसिबल कैसे है? कैसे किसी की एनर्जी हील हो सकती है ओके। ऐसे? एक्चुअली क्या होता है कि हमें रेकी को समझने के लिए पहले ह्यूमन बॉडी को समझना पड़ेगा, इसके डायनामिक्स समझने पड़ेंगे। हमारा शरीर केवल उतना नहीं होता जितना हमें दिखाई दे रहा है। जो हम बैठे हुए हैं वो एक शरीर है, इसके अलावा 4 शरीर और हैं, अच्छा। जिन्हें हम कोशों के नाम से भी जानते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 कोश होते हैं हमारे पास। एक बॉडी तो हमें दिखाई दे रही है जो कि हमारे सामने प्रेजेंट ठीक है, है। बट 4 ऐसी सटल बॉडीज और हैं। ये बाहर भी हैं, ये अंदर भी हैं। यत पिंड तत् ब्रह्मांड। तो ये बाहर को भी दिखती हैं और ये अंदर भी महसूस होती ठीक है। तो जब भी आप एनर्जी हीलिंग करते हैं तो वाइब्रेशन की एक लेयर क्रिएट होती है। ठीक है। आप एनर्जी को जब परसीव करते हैं, आप एक पैटर्न पे वाइब्रेट करते हैं। पहले बॉडी से वो एनर्जी बाहर आती ठीक है। है, बाहर से वो यूनिवर्सल कॉस्मोस में जाती है, फिर किसी और में जाती है। अच्छा। जैसे मैंने आपको हील करा, जी, तो बेसिकली क्या था कि मैंने अपनी प्राणिक ऊर्जा को जो मेरे अंदर बह रही है यूनिवर्स के थ्रू आकर, उसे अपने हाथों के थ्रू आपके ऑरा में प्रेस करना शुरू करा या एक्सप्रेस करना शुरू करा। जी,
इसके बहुत सारे नाम होते हैं कि हम हीलिंग को प्रेस करते हैं, हीलिंग को सबमिट करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं। ये सभी की बात होती है कि आपकी चैनल से वाइब्रेशन दूसरे चैनल में जा रही है। ठीक है। आपको थोड़ा टाइम लगा हीलिंग फील करने में, क्योंकि आपका शरीर, आपकी मेंटेलिटी उसके अंदर एक बाधा उत्पन्न करती है शुरुआत में, उसे एक सबमिशन में टाइम लगता है। वो आपको जब से फील होनी शुरू हुई, आपको एकदम से फील हुआ कि मुझे यहाँ कुछ फील हो, एंड दैट वाज द क्लिक। हर बॉडी के अंदर एनर्जी ऐसी सबमिट होती है। मैम ने जब मेरे एनर्जी को फील करा, सर ने जब मेरी एनर्जी को फील करा, इनको भी एक पर्टिकुलर टाइम लगा। इंसान की मेंटेलिटी, उसके अंदर का कफ कंटेंट, उसके अंदर के आयनिक ग्रेडियंट, हीमोग्लोबिन, विटामिन डी, ये भी मैटर करते हैं कि आप हीलिंग कैसे परसीव करते हैं। ओके। जिसका हीमोग्लोबिन कम होता है उसकी हीलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती, क्योंकि आपकी बॉडी का आयनिक ग्रेडियंट ही लेस है। जो चीज आपके ऑक्सीजन को कैरी करती है, जो आपके ब्लड का कंपोजिशन बनाती है, वो थिन हुई पड़ी है, वो भी उतनी अब काम नहीं कर रही है। तो आपको जब हीलिंग देनी है, हीलिंग चाहिए, तो आपका आयनिक ग्रेडियंट भी बैलेंस होना चाहिए। हीलिंग वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन जहां कहीं भी हो, आप वाइब्रेशन को हीलिंग कह लें, माँ के लिए बच्चे का प्रेम कर लें, बच्चे के लिए माँ का प्रेम कर लें। मान लीजिए फ्लावर अगर रियल होता तो मैं इसके आसपास अगर हाथ फेरता तो वो वाइब्रेशन जो महसूस होती है वो भी हीलिंग है। हम किसी को लव करते हैं, अफेक्शन करते हैं, जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो हम चाह कर भी आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर पाते, वो एक सबमिशन पे आते ही हो जाती है, टैप इन हो जाता है। तो हीलिंग वाइब्रेशन ऐसे ही काम करती है जैसे ये सब इमोशंस काम करते हैं। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार देखा रेकी ट्रीटमेंट के लिए, हीलिंग के लिए बहुत सारे प्रॉप्स भी यूज किए जाते हैं, तो वो कैसे काम करते हैं इसमें? मैम देखिए, जैसे आपकी एनर्जी है, इसे एनहेंस करने के बहुत तरीके हैं। नेचर के 5 एलिमेंट अगर हम उठा लें तो आपकी एनर्जी एनहेंस कर सकते हैं। जैसे अगर आप और मैं यहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ पर बॉनफायर कर दूं तो हम दोनों की एनर्जी हाई होनी शुरू हो जाएगी। बहता हुआ पानी, कोई फाउंटेन रख लें, एनर्जी हाई हो जाएगी। क्रिस्टल्स, अर्थ एलिमेंट यहाँ प्लेस कर लें, एनर्जी हाई हो जाएगी। तो अगर हम मोडेलिटीज की बात करते हैं तो ये मोडेलिटीज कुछ ऐसा आयनिक कंपोजिशन लिए हुए हैं जो हमारी वाइब्रेशन को हाई कर देते हैं, और एक लेवल तक पहुंचने के बजाय अब वो बहुत लेवल तक पहुंच सकती है। आप ट्रांसमीटर बन गए, पहले भी थे, थोड़े वीक थे, अब और स्ट्रांग हो गए। बट अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको कभी भी किसी मोडेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती। यू योरसेल्फ आर मोडेलिटी। लोग कहते हैं क्रिस्टल पहनने से हमारे ऑरा एनहेंस होता है, हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है। हमसे बड़ा क्रिस्टल कौन है? हमारा सबसे बड़ा क्रिस्टल हमारे अंदर है। यदि हम करेक्ट फॉर्म में डेली रेगुलर टाइम पे मेडिटेशन करते रहें तो हमें किसी भी मोडेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती। सर इसमें ना मैंने एक और चीज देखी है, प्रिज्म। बहुत बार प्रिज्म को यूज किया जाता है हीलिंग के लिए, रेकी के लिए, तो उसका क्या यूज है इसमें? मैम प्रिज्म जो है, जो पिरामिड आप कंसेप्ट कह रहे हैं, प्रिज्म कंसेप्ट कह रहे हैं, वो आया है कैलाश से, मेरा ऐसा मानना है। हमारे ऋषि मुनि पहाड़ों में जाके प्रैक्टिस करते थे। महादेव के लिए हमने कैलाश कहा है कि उनका एक स्थान है, उनका स्थली है उनकी। तो ऐसा नहीं है कि प्रिज्म कोई कंसेप्ट आई है। जब आप किसी ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं जहां पे एक एनर्जी डेंसिटी प्रोपोर्शनेट होती है और प्रेजेंट होती है, तो वहां आपका ऑरा एनहेंस होता है। डिस्टर्बेंस है नहीं, वहां तक पहुंचना मुश्किल है। आप इस प्रिज्म को अब शहरों तक ले आए हैं, पर एक्चुअली में ये ज्यादा काम करते हैं जब आप किसी आइसोलेट एरिया पे जाते हैं। प्रिज्म जो अब बनाया गया है वो तो बहुत ही एक कस्टमाइज टेक्निक है, बट एक्चुअली में अगर आप माउंटेन की बात करें तो ज्यादा बढ़िया प्रिज्मेटिक इफेक्ट देगा। प्रिज्म में लाइट का डिफ्रेक्शन है, माउंटेन के अंदर एनर्जी का डिफ्रेक्शन है। माउंटेन यूनिवर्स से एनर्जी लेता है, अपने अंदर सुख लेता है, और उसने हजारों लाखों सालों से काम किया है। तो कोई जब सिद्ध पुरुष उस माउंटेन की एनर्जी के अंदर एंटर करेगा, ध्यान करेगा, तो उस एनर्जी के साथ वो भर जाएगा। आपने बात करी थी जैसे कि एनर्जी की शुरुआत में आपने कहा कि पुश करना। जी। अगर किसी भी व्यक्ति के आप जैसे करते हैं, ठीक है, हीलिंग करते हैं और उसकी एनर्जी बिल्कुल लो है, हम शून्य से शुरू करते हैं, जीरो हीलिंग पर है उसकी, तो आप उसको कैसे अप करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे उसकी हीलिंग को? ओके, देखिए पहली बात तो ये है कि मेरी एनर्जी नहीं है, मैं यूनिवर्स से कॉल करता हूँ, मैं ओपन चैनल बन जाता हूँ। हीलिंग हम करते नहीं है, हीलिंग हमारे द्वारा हो रही होती है। अच्छा। वी आर नॉट हीलर्स, हीलिंग इज हैपनिंग थ्रू अस। ओके, दैट्स अ कांसेप्ट। तो व्हेन वी प्रे टू हीलिंग, कि अपने पाम चक्र से ओपन करते हैं अपने आप को, सहस्त्रार चक्र ओपन करते हैं, तो यहां से रिसीव होनी शुरू होती है और यहां से सिक्रीट होनी शुरू होती है। विदाउट टचिंग और टचिंग, व्हाटएवर वे यू प्रेफर। ओके। हाथ नहीं भी हो किसी के, एम्पुटेड इंसान हो, तो भी हीलिंग होती है। हम हाथ कर रहे हैं क्योंकि हमें एक एक्सप्रेशन की हैबिट होती है, बट हीलिंग कभी हाथों की डिपेंडेंसी पे आधारित नहीं होती है। आपका पूरी बॉडी और ऐसे हीलिंग होती है।
हमारे बॉडी में बहुत सारे चक्र होते हैं जिनसे हीलिंग होती है। जी। अब जैसे ही हमने यूनिवर्स से कॉल करा, हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो मेंटेन होना शुरू हुआ। हीलिंग की अपनी कॉन्शियसनेस है, उसे पता है कितना जाना है और कहां जाना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए, मैंने एक एग्जांपल पहले भी कभी शायद शेयर किया था किसी चैनल पे, कि अगर हमारे पास दो व्यक्ति थे कोरोना के अंदर, ठीक है, दोनों कोरोना से एक्सपोज हुए। एक है सब्जी वाला जो बाहर सब्जी बेच रहा है, और एक मैडम है जिन्हें बोरियत हो रही थी, उन्होंने किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट मंगा लिया। अब जो प्रोडक्ट डिलीवर करने आया उसे कोरोना था, जी, मैम को एक्सपोज हो गया, मैम को कोरोना हो गया। अब दोनों को इंपैक्ट हुआ है। जब मैं इनकी हीलिंग करूंगा तो क्या हीलिंग इनकी एक सी होगी? अलग अलग होगी। एग्जैक्टली, बट मैं तो हीलिंग कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता इनको कोरोना किस कारण से हुआ है? हीलिंग को पता है रीजन कहाँ है। एक का मजबूरी है पैसे कमाने तो का, वो मैसेज आपको आता है? बिल्कुल आता है, पर हीलिंग अपने आप जानती है। एक की मजबूरी है पैसे कमाना, और एक की मजबूरी है अपनी बोरियत को दूर करना। बिल्कुल। दोनों का, एक का हार्ट चक्र इंपैक्ट में है, एक का मणिपुर चक्र इंपैक्ट में है। हीलिंग को पता है उसे कहां जाना है। तो जब भी हम हीलिंग को कॉल करते हैं और कहते हैं कि इस तक जाइए, इंटेंशन देते हैं, तो हीलिंग अपने आप अपनी कॉन्शियसनेस से बॉडी में एंटर करती है। रीजन कोई भी हो, हीलिंग प्रॉपर होती है। सर, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि बहुत से लोगों को अभी देखा जाए थायराइड की प्रॉब्लम महिलाओं में ज़्यादा होती है, और कहा जाता है कि विशुद्धि चक्र उनका बैलेंस नहीं होता, उसकी वजह से अपने इंप्रेशंस को और जो फीलिंग्स होती हैं उनको सप्रेस जब हम करते हैं तो उसकी वजह से विशुद्धि चक्र डिस्टर्ब होता है और थायराइड बन जाती है। क्या वहां पर भी हीलिंग काम करेगी, रेकी हीलिंग? ओके, मैं इसमें एक और एग्जांपल ऐड कर दूंगा कि आपने कहा थायराइड, मैं इसमें एक कंडीशन और ऐड करता हूँ, पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स। जब कोई इंसान अपने एक्सप्रेशन को टेम्परेरी होल्ड करता है तो थायराइड फॉर्मेशन होता है। जब वो बहुत टाइम तक कोई सप्रेस कर रहा है एक्सप्रेशन को तो पीसीओडी भी होता है। जब एक लेडी अपने लाइफ टाइम में अपने एक्सप्रेशन को होल्ड कर रही है तो उसकी बॉडी में थायराइड अपीयर करेगा, पीसीओडी हो सकता है, बट उसकी बेटी में ज्यादा चांसेस है पीसीओडी पैदाइश अपीयर होने, क्योंकि अगर माँ ने सप्रेशन करा हुआ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता बच्ची में सप्रेशन ना हो, बेटे में सप्रेशन ना हो। सप्रेशन के जो रिजल्ट्स होते हैं वो पीसीओडी या फिर जो स्टोन्स फॉर्मेशन होते हैं। बॉडी जब सप्रेस करेगी स्टोन बना देगी, बॉडी जब सप्रेस करेगी कहीं ना कहीं कुछ सुझा देगी, फुला देगी। हमारे पास थायराइड का भी रीजन यही आता है कि आपने सप्रेशन कर लिया। विशुद्ध की जब हम हीलिंग करते हैं हमारे को पहले आंसू निकलते हैं, बहुत कैथारसिस होता है, रेचन होता है, रोना निकलता है, पहले मन में से कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जो कि शायद हम पब्लिक के सामने नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारे 3 स्तर पे लाइफ चल रही होती है। एक तो मनसा, एक वाचा, एक कर्मणा। कर्मणा और वाचा पे तो हम परफेक्ट होते हैं, बट मनसा पे ना हम सब टूटे होते हैं। बिल्कुल। और हम सभी एक फेक लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, हम डुअलिटी में जी रहे होते हैं। अब क्या होता है, सप्रेशन जो होता है मनसा के लेवल पे जब बहुत बढ़ जाता है तो बॉडी कहती है कि इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, अब बीमार कर दूंगी। हम बीमार होना नहीं चाहते, हम बीमार होते नहीं है, हम बीमार करते हैं अपने आप को, क्योंकि हम एक लिमिट एक्सीड कर रहे हैं। आपकी कार के ब्रेक अगर फेल हो रहे हो, आप बार बार उन्हें प्रेस करते रहे, वो एक लेवल पे आके काम नहीं करेंगे। आपकी बॉडी भी ऐसी डायनामिक है कि वो कहती है आपसे कि मैं बीमार हो रही हूं, ध्यान दो, मुझे ठीक करो, मुझे इमोशन से बाहर निकालो, मुझे एक्सप्रेशन दो। हम नहीं करते क्योंकि हम इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। वी यूज अवर इंटेलिजेंट ऑन द डेली बेसिस लाइक दैट कि वी सप्रेस एवरी अदर फैकल्टी ऑफ अवर बॉडी। और हमें ना एक नशे में जीने की हैबिट है, लत में जीने की हैबिट है कि यही रूटीन होना चाहिए, कॉपी बुक स्टाइल है, डेली का फिक्स रूटीन है, ऐसे ही करना है। अब आप बताइए, आप आपके फिक्स रूटीन जी रही हैं, क्या आप इंजूरियस नहीं है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी? बिल्कुल, क्योंकि एग्जैक्टली वी नीड अ चेंज। डायनामिक होना जरूरी है, नेचर में डायनामिज्म बहुत जरूरी है। सो दैट्स व्हाई द विशुद्ध चक्र गेट्स हैम्पर्ड। जब कोई इंसान झूठ बोलेगा तो भी विशुद्ध चक्र हैम्पर होता है। अच्छा, जब कोई इंसान मैनिपुलेशन करता है तो भी विशुद्ध चक्र हैम्पर होता है। तो उनकी लेवल बॉडी के अंदर भी जो T4 लेवल कहते हैं, थायराइड का लेवल कहते हैं, वो कई बार हम देखते हैं रिपोर्ट्स में ऊपर नीचे होता है, ज्यादातर सप्रेशन में, जैसे आपने जिक्र करा। बिल्कुल। अभी हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे, जब आपने ऑफ कैमरा 1-2 चीज़ें हमें बताई थी, जब रेकी हीलिंग की हम बात कर रहे थे, ऑरा हीलिंग आपने जो शुरुआत करी थी, तो जब आप अंशिका का ऑरा हील कर रहे थे, आप एक चीज़ नोटिस की मैंने, आपने कहा मदर से रिलेटेड। तो आप किसी पर्सन का अगर ऑरा हील कर रहे हैं तो उनकी फैमिली का भी पता लग जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए क्या है कि ये एक धारा है, आपके ब्लड स्ट्रीम से मिलेगी। जैसे मैंने एनर्जी डाली वो आपके ब्लड स्ट्रीम से मिली। ठीक है। अब मेरे पास आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा। आप सोच क्या रहे हैं, आप क्या खा के आए थे, आप कैसे कर रहे थे, मैं जितना आपके साथ कनेक्ट होता जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं जानने की जरूरत, आपकी सारी इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंच जाएगी यूनिवर्स के थ्रू। क्योंकि हीलर्स के पास में सारी इंफॉर्मेशन जरूरी होती है पहुंचनी, नहीं तो कैसे फिर समझ पाएंगे। यूनिवर्स उन्हें ज्ञान देता है। अब ये हीलर की अपनी फितरत है, वो ज्ञान ले या ना ले। ठीक है। आप अगर हीलर से मेरे अलावा भी मिलेंगे तो उन्हें बिना पूछे बहुत बातें पता होती हैं। ठीक है।
हमें कई बार लोगों के अकाउंट नंबर तक पता होते हैं, लोग मजे लेते हैं हमसे कि हमारा अकाउंट नंबर बता दीजिए, हम छेड़ते हैं, डेंजरस है, एथिकल लाइन क्रॉस नहीं करते। बट एक्चुअली अगर हम मेंटलिज्म का आर्ट में भी आप पता कर सकते हैं किसी का अकाउंट नंबर, क्योंकि आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस बता देते हैं। अगर मैं आपके सामने नंबर बोलता जाऊंगा, आपके अकाउंट नंबर में जो भी नंबर क्लिक होगा, आपके माइक्रो एक्सप्रेशन मुझे बता देंगे। ये भी तरीका है। प्लस हमें बिना जाने आप मुझे ब्लाइंड फोल्ड कर दें, आप मेरी आंखों पर पट्टी बांध दें, आप मुझे कमरे में बिठा दें, आसपास जो भी इंसान आ रहा है उसके अंदर जो भी बीमारी है वो मेरे चक्र मुझे बताना शुरू कर देंगे। अच्छा। हमें इस टेक्निक को हम कहते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। ओके। हमें जब ट्रेन करा जा रहा था, जब मैं खुद ट्रेनिंग ले रहा था मिड ब्रेन की, तो कलर थेरेपी पता कराते हैं। जी। डिफरेंट कलर की बॉल मेरे पास लाई गई, मैंने बिना उनको देखे कभी स्मेल से, कभी चक्र पे लगा के बता दिया किस कलर की बॉल है। अच्छा। तो ये टेक्निक हम सभी के अंदर होती है। आंखें ये भी होती हैं, थर्ड आई। यहाँ भी इसे आंखें खाली ये नहीं होती, ये ह्यूमन देखती हैं, इंसान शरीर दुनिया देखती हैं, ये सब कुछ देख लेती है, ये सब पसंद है। और हमारे चक्रों में भी ऐसी आंखें होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर लाखों आंखें ऐसी हैं, हर सेल की अपनी आंखें हैं। वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो दूसरों को ऑब्जर्व कर रहा है। मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए मेरे पास में मैम बैठी हैं, ठीक है। अगर इनका ऑरा मेरे लिए कंफर्टेबल है, मेरा ऑरा इनके लिए कंफर्टेबल है, बैठते ही एक मैग्नेटिक करिश्मा होना शुरू होगा, वी विल फील कंफर्टेबल विद ईच अदर, और डिस्कशन जो होगा ना बहुत ही हैपनिंग होगा, इन्हें भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। जी। ये किसने फील करा, जबकि मैंने तो इस तरफ देखा भी नहीं अभी तक। हाँ। ये मुझे कैसे बैठते पता लगा, वाइब्स, हम इन्हें वाइब कहते हैं। बट वाइब आती कहां से है? वाइब आती है हमारे सेल के अंदर के इंफॉर्मेशन सेंटर से। ठीक है। जब आप किसी के पास बैठते हैं, मैं इनके पास में अपना हाथ लाऊंगा, अगर मेरी वाइब गुड है, इनको ऑटोमेटिकली एक अफेक्शन फील होगा। अगर मेरी वाइब बैड है, एक पीछे विड्रॉ कर लेंगे। आप किसी के साथ बैठे हैं, आप ट्यूब में, मेट्रो में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, आपको साथ वाले इंसान की वाइब पता लग जाती है। कैसे? इंस्टिंक्ट कह देते हैं उसे, लॉजिक कह देते हैं, कई लोग कह देते हैं हमारी एक इंट्यूशन पावर कह देते हैं। जी। एग्जैक्टली। पर वो होता सेल का इंफॉर्मेशन है ना। ओके। आपने तो इसको देखा नहीं ना अब तक, ठीक है। पर आपको कैसे महसूस हो रहा है? बिल्कुल। गट फीलिंग कह देते हैं लोग कि गट फीलिंग आ रही है। गट फीलिंग क्या होता है कि ये होता है हमारा ब्रेन, मेडिकल ब्रेन, और यहाँ होता है स्पिरिचुअल ब्रेन। स्पिरिचुअल ब्रेन आने वाली खबरों को हमारी कॉर्ड से, अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट करके बता देता है। ये एंटीना ऐसा होता है जो हमारी मदर से मिलता है। तो ये मदर के टाइम से एक्टिवेटेड था, जब हमारा सोचना भी शुरू नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो यूनिवर्स ने हमारे अंदर इंट्यूशन पहले डाल दी कि आपके इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट्स पहले आ जाती हैं आपकी, यू कैन सेंस एंड परसीव। तो क्या यूनिवर्स सबके साथ होती है? कोई भी यूनिवर्स से बात कर सकता है? सर देखिए, अगर हमारे पास में मेरा कंपोजिशन है तो आपका भी होगा ना। बिल्कुल। हो सकता है हमारा नाम भिन्न हो, धर्म भिन्न हो, विचारधारा भिन्न हो, बट हम इंसान के तौर पे तो एक से ही पैदा हुए हैं ना। बिल्कुल। अगर हमारा कॉम्पोजिशन एक जैसा है तो हमारी एबिलिटीज डिफरेंट कैसे हो सकती है? ये हो सकता है कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में कार्मिक क्लियरेंसेस बहुत कर ली हो, तो वो मैंने एग्जॉस्ट कर ली हैं या यूटिलाइज कर ली हैं, बस इतना फर्क हो सकता है। अच्छा। मेरे इनहेरिटेंस में मेरे पितरों ने कितना काम करा हुआ है वो फर्क हो सकता है, बाकी तो आप में तो एक ही है ना। बिल्कुल सर, अभी आपने बात की थी मेडिटेशन। जी मैम। तो मेडिटेशन को लेकर के सबके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। जी। कुछ बात करते हैं एस्ट्रल ट्रैवल की। अच्छा। तो एस्ट्रल ट्रैवल क्या, जैसे कि मैं काफ़ी लोगों से मिली हुई हूँ, तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने एस्ट्रल ट्रैवल किया है, अरे मैं वहाँ से अपने घर चली गई थी, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, अपनी बेटी से मिल करके आ गया, जिस इस तरह के एक्सपीरियंसेस थे। तो क्या एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस करना हर किसी के बस की बात है? ओके, आपने दो बात कही, एक मेडिटेशन और एक एस्ट्रल ट्रैवल। मेडिटेशन का मतलब होता है कि इस मोमेंट को पूरी तरह से जी लो, दैट्स मेडिटेशन। बिल्कुल। आप श्वास लेंगे और अपने सांस को पूरी बॉडी में मस्ती से एंजॉय करेंगे, दैट्स मेडिटेशन। अब इसके ऊपर मंत्र डालने, तंत्र डालने, यंत्र डालने, वो आपकी कहानी। पर बेसिक मेडिटेशन क्या होता है? सांस पे नियंत्रण, इस मौके को पूरी तरह जीना। अब जब आप जीते जीते इतना जी चुके कि आप इस प्रेजेंटनेस को पूरी तरह जी चुके, अब आपका जो माइंड है, जो आपका ऑरा है, जो आपकी एनर्जी है, वो और जीने का प्रयास करेगी। बिल्कुल। उसे और एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि हम आते ही धरती पे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, नॉलेज गेन करने आते हैं। तो आप जब एक बॉडी का एक्सपीरियंस जी चुके हैं तो आप अब आउट बॉडी एक्सपीरियंस लेंगे। जब आप इन बॉडी को कंप्लीट कर चुके हैं तो आउट बॉडी की तरफ चलेंगे। एंड इट्स वेरी सिंपल। आप ध्यान में बैठे, जैसे आप यहां से लेके कुर्सी तक जाते हैं, आप आंख बंद करके विजुअलाइज करें कि आपके अंदर से कोई उठ के यहां से वहां तक गया, और बार बार इसे प्रैक्टिस करते रहें, आपका आउट बॉडी एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपकी बाहर की बॉडी काम करती है, ऐसे ही ये इनर, जैसे मिनी मी कहते हैं, मिनी मी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं इसे, ये भी ऐसे काम करता है। हमारे संस्कार इस सूक्ष्म पे आधारित होते हैं। जैसे आपने कंसेप्ट सुनी होगी, लोग कहते हैं कि हमारी जो पूर्व जन्म की यादें हैं वो हमारी आत्मा पर आधारित होती हैं।
अब आत्मा तो अजर अमर है और किसी से कांटेक्ट नहीं रखती, वो कैसे फ्री इंफॉर्मेशन लेके जा रही है जिसका कि किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो शरीर छोड़ते ही मुक्त हो जाती है, उसे पूर्व जन्म की कोई ना कोई स्मृतियां होती, ना यादें होती। तो ये पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस आत्मा कैसे करा रही है? ये कंप्लीट नहीं है स्टेटमेंट। कंप्लीट स्टेटमेंट यहाँ होती है कि आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी जाता है। ठीक है। वो माइक्रो बॉडी होती है जो आपके पास्ट लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस कैद करती है। वो माइन्यूट हार्ड डिस्क हमारे साथ जाती है, और जब भी आप पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं तो आप अपने सूक्ष्म में जाते हैं और उसकी मदद से आप कैप्चर करते हैं। एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शन भी आपके सूक्ष्म के आधार पर ही होता है। आपने कितना अनुभव कर लिया, कितना ज्ञान बच गया, वो आपकी माइक्रो बॉडी पे डिपेंडेंट है। वही घूमती है, वही आपको इंफॉर्मेशन देती है। हमारे ऋषि मुनियों ने माइक्रो बॉडी से या एस्ट्रल बॉडी ट्रेवलिंग से पूरे ब्रह्मांड का पता लगाया था जी। यूनिवर्स के अंदर जो हम आजकल एक डिस्कशन में चलता है कि हनुमान चालीसा के अंदर सूर्य का और धरती का डिस्टेंस लिखा हुआ है, जुग सहस्त्र योगन प्रभाव। वो एक नरेशन मिलता है, ये कैसे लिया और उस समय कैसे लिया जबकि मेजरमेंट स्किल्स भी नहीं थे। तो आपने जब अपना सूक्ष्म भेजा, सूक्ष्म को ना तो सूर्य का तेज मार पाएगा, ना पानी से गला पाएगा। वो सूक्ष्म है, वो कहीं भी आ सकता है, बट सूक्ष्म के ऊपर अटैक हो सकते हैं एनर्जी के। तो डिसिप्लिन से भेजना पड़ता है, अपने सूक्ष्म को इतना तैयार करना पड़ता है कि उसके ऊपर कोई और अटैक ना करे। जो इतने तांत्रिक इफेक्ट हैं वो हमारे सूक्ष्म पे ही होते हैं। जो हमें तंत्र में कोई पकड़ सकता है वो हमारे सूक्ष्म को पकड़ सकता है। और सूक्ष्म पकड़ लिया तो स्थूल पकड़ लिया, फिजिकल बॉडी कैप्चर कर ली। तो इफ यू ट्रेन योर माइक्रो देन यू कैन डू ऑल दीज एक्सपीरियंसेस व्हिच यू आर सेइंग कि लोगों ने कहा कि मैं यहाँ चला गया, वो हो सकता है, बहुत आसान है, एंड वी ऑल कैन डू दैट। एवरीवन। एक यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था जब आप हीलिंग करते हो वो आपको बता देती है कि हीलर के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आपके अंदर से आती है। तो क्या फील होता है आपको? कोई वाइब्रेशन फील होता है या कुछ ऑरा टच, क्या फील होता है उस टाइम पे? हमारे ना नरेशन जैसे जिंदगी में होते हैं, हमारे वही पावर्स बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक पावर होगी कि आपकी स्मेल बड़ी जोरदार है, आपकी देखने की शक्ति बहुत जोरदार है, किसी किसी की सारी ज्ञानेंद्रियां बड़ी जोरदार होती हैं। हम इन्हें क्लैरावॉयंस, क्लैरागस्टेंस, क्लैराओक्युलेंस ऐसे नाम से जानते हैं कि आप कुछ परसीव कर सकते हैं। क्लैरावॉयंस में क्या होता है कि आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों देख सकते हैं। अब आप जब ध्यान करते हैं तो आपकी जो नॉर्मल बॉडी की सेंस है ना, अब वो हाइपर सेंसिटिविटी में चली जाती है। तो पहले तो आप सूंघ सकते थे कुछ फुट, अब आप सूंघ सकते हो कैंसर। किसी की, मेरे पास कैंसर पेशेंट आते हैं तो उनकी बॉडी से पर्टिकुलर ऑरा आता है, और मैं सूंघ के बताता हूँ कि इसके अंदर अगले 4 महीने के अंदर कैंसर आने वाला है। तो मैं फ्यूचर के बारे में बोलता हूँ कि आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको कुछ बोला कि अपना ध्यान रखिएगा नेक के पास में, तो क्योंकि ऑरा देखा, एक इंफॉर्मेशन आई। ये वर्ड्स की फॉर्म में भी होती है, ये कलर्स की फॉर्म में भी होती है, ये साफ स्पष्ट शब्द लिखे भी आते हैं बहुत बार। जी, एनर्जी को ना वाइब्रेशन पता है, अब हमारे को वाइब्रेशन नहीं पता है। तो एनर्जी हमारे थ्रू जितनी भी हमारी स्किल्स होती हैं उनके साथ कनेक्ट होती है। कई लोग कलर समझ पाते हैं, कई लोग शब्द समझ पाते हैं, कई लोग ऊर्जा के आवाज के लेवल को समझ पाते हैं। तो कानों में आवाज आती है उन लोगों को कि मुझे कुछ सुनाई दिया बैठे बैठे, मुझे कुछ दिखाई दिया, अचानक से फ्लैश हुआ। आपने सुना होगा एंजेलिक नंबर्स दिखाई दिए, 1111 आपने सुना होगा, 111 सुना होगा। तो ये फ्लैशेस होते हैं, ये गाइडेंस है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रही है। लोग सुबह कहते हैं हमारा 2:30 बजे आंख खुल जाती है, 2:45 बजे आंख खुल जाती है, ऐसा लगता है कोई उठा रहा है। ये आपके एंसेस्ट्री होती है जो आपको उठाती है कि यू वेक अप एंड मेडिटेट। 2:30 बजे के तरह या 2:30 बजे के समय पे इतने लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि हमारी आंख खुल जाती है और ऐसा लगता है कोई यूं उठा रहा है। आप 1 बजे सोए हैं, आप 2:30 बजे कैसे उठ सकते हैं? मैं यूजुअली रात को मेरा 12 के बाद का स्लीपिंग टाइम पीरियड है और मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, तो मेरी 3 घंटे या 2 घंटे की नींद होती है मैक्सिमम से मैक्सिमम, और सफिशिएंट होती है, मजा आता है उसमें। ऐसा लगता है सुबह किसी ने अलार्म से पहले, और मैं सोच के सोता हूँ कि भाई 2:45 उठा दियो, 3 का अलार्म है, तो एग्जैक्ट 2:45 बजे मेरी आंख खुलेगी और कोई चीज ऐसे उठा रही है प्यार से, उठ जा, एंड आई एम फुली अवेक। ऐसा नहीं कि मुझे थकान हो रही है, नींद आ रही है, ऐसा लगता है किसी ने मुझे प्यार से उठा अपने हाथ में लेके। कमरे में कोई नहीं है, आसपास कोई नहीं है, और उठते ही ध्यान में बैठ गए। ये सेम चीज़ मेरे साथ होती है सिद्धार्थ जी। लॉट्स ऑफ टाइम ऐसा होता है कि मैं कितना भी लेट सो रहा हूँ, मुझे सोचना है कि इस टाइम उठना, अलार्म लगाया, बट मैं अलार्म से 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले मेरी सडनली आइज ओपन हो जाती है। तो इसके पीछे क्या यूनिवर्स है? यूनिवर्स का एक लॉ है कि रात को सोचकर जो आप सोते हैं ना, पहली थॉट वही होती है। मैं सोचते हुए सोता हूँ हमेशा कि मुझे 15 मिनट पहले उठा देना, मेरे अलार्म से 15 मिनट पहले, तो एग्जैक्ट 2:45 मेरी आंख खुलेगी। और अगर मैंने सोच लिया कि मुझे सोना ही नहीं है, मुझे चीज सोने ही नहीं देगी, रात भर जागता रहूंगा चाहे कितना भी थका हुआ हूं। यस, अगर आप 15 मिनट की बात करें, मैं तो अगर आधे घंटे पहले सोचूं, मुझे 1 घंटे पहले मेरी नींद खुल जाती है। एग्जैक्टली,
क्योंकि एक एंग्जाइटी भी अटैच होती है साथ में कि आपका ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर आता है, तो आपको एंग्शियसनेस दे देता है। तो आपकी जो एक टाइम फ्रेम की एबिलिटी है वो कई टाइम एम्पलीफाई कर लिया आपने, क्योंकि एंग्शियसनेस उसे बढ़ा देती है। तो आप देख सकते हैं कि आप कितना एम्पलीफाई कर रहे हैं, ये आपको पता लग जाता है। इवन अगर आप रात को सोच के सोएं कि सुबह उठ के मैंने काम करना है किसी चीज के बारे में, आपका पहला थॉट वही रहेगा, और उठते ही सॉल्यूशन मिलते हैं बहुत बार। रात को प्रॉब्लम थी, सुबह सॉल्यूशन था, हकीकत और वो कैसे आया, वो किसने दिया, आपका ही ब्रेन जो काम कर रहा है। जी बिल्कुल। लोग रात को इररिलेवेंट कंटेंट सोचते सोते हैं, जैसे अपने कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ऑपरेट करते सोते हैं। अभी कंटेंट में क्या करना है आपने, सोने से 1 घंटा पहले यदि आप अपना मोबाइल साइड कर दें, अपने ध्यान में चले जाएं, तो यू कैन डू मिरेकल्स। सो दिस इज द प्रोसेस। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने बताया बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एनर्जी होती है, तो जब हम बात करते हैं अफर्मेशंस की या मैनिफेस्टेशंस की, लोग बोलते हैं कि इसमें हमें नहीं का शब्द जो है इस्तेमाल नहीं करना है, जी, जी। क्योंकि यूनिवर्स को नहीं सुनाई नहीं देता। Exactly. अगर मैं बोलूँ बार बार कि मैं ऑफिस जा रही हूँ Okay. और मैं लेट ना हो जाऊँ, लेट ना हो जाऊँ, लेट ना हो जाऊँ, तो मुझे Late लेट हो होना ही है। True. तो ये क्या थ्योरी है, इसको थोड़ा सा बताइए। यूनिवर्स ना एक्चुअली पॉजिटिविटी बेस्ड है। यूनिवर्स हाँ की कमांड सुनता है, क्योंकि यूनिवर्स पॉसिबिलिटी से भरा हुआ है। इम्पॉसिबिलिटी हम क्रिएट करते हैं, इम्पॉसिबिलिटीज का डायरेक्शन ना हमने देना शुरू करा कि ऐसा नहीं हुआ तो यूनिवर्स के पास तो पॉसिबिलिटीज की खदान है। होता क्या है कि माइंड के अंदर जब आप कोई चीज लाते हैं तो वो चीज एक्चुअल हो जाती है। ब्रेन में जब आप कोई चीज लाते हैं तो वो एक्चुअल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, कम टाइम होता है। अब माइंड और ब्रेन, मैंने सेशन के स्टार्टिंग में आपसे ये डिस्कशन किया था हल्का सा कि माइंड और ब्रेन, माइंड हमारी बॉडी का हर सेल का होता है, ब्रेन हमारी बॉडी का एक ही होता है। जब हमारे माइंड तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, हर माइंड तक, तो हमारी कैपेबिलिटी बन जाती है। जब वो इंफॉर्मेशन खाली ब्रेन तक सीमित है तो एक पॉसिबिलिटी, एक ड्रीम या डिजायर होता है। हमारे सभी माइंड्स एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं ना, तो उसे डिसिप्लिन कहते हैं। ठीक है। और जहां तक मेरी समझ कहती है कि जो इंसान अपने सभी माइंड्स को एक साथ एक लय पर एक समय में ले आए, उसे महादेव कहते होंगे, क्योंकि वही है जो इतना नियंत्रण कर सकता है अपने हर एक सेल पर, अपने हर एक टिश्यू पर। नॉर्मल पीपल तो पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्मल लोगों के लिए क्या होता है कि आपकी बॉडी का एक कंफ्यूजन पार्ट तो जरूर क्रिएटेड रहता है कि कहीं ना कहीं आपको एक डिसबिलीफ जरूर डाउट्स होता है। रहता है। हमें एज अ हीलर आज भी डाउट होता है कि यार ये हो पाएगा, ये हीलिंग हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं माइंड में होता है। फिर जो यूनिवर्स है वो मिरेकल करता है, जी वो ऐसे मिरेकल करता है कि हमारे आंसू आते हैं। हाँ। मेरे पास अब एक बच्चे का केस आया था कि शायद न्यू जर्सी का था, क्या कहीं का था, वर्ल्ड का 2nd बेस्ट हॉस्पिटल का केस है। उसके पेट पर स्टिचेस किए और मेरे पास हीलिंग के लिए आया कि इसके स्टिचेस को हील करना है। पता नहीं मेरे मुंह से निकला कि डॉक्टर से कोई मिस्टेक होने वाली है। ये मेरे मुंह से निकला, अगले दिनों स्टिचेस खुल गए और इंटेस्टाइन एक्सपोज हो गई, और डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये क्रूशियल टाइम पीरियड पे है। उसकी मॉम ने फिर से कांटेक्ट किया, सर आपने कहा था कुछ ऐसा हुआ। मैंने फिर से हीलिंग स्टार्ट करी। मैं कहा मैम आप बेफिक्र रहो, महादेव पे ध्यान करो, कुछ नहीं होगा इस बच्चे को। जी जी। डॉक्टर्स ने कहा प्लास्टिक सर्जरी होगा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा आप कराओ, जो कह रहे हैं कराओ, इसे नॉर्मल होने दो। आज वो बच्चा घर पे खेल रहा है, खुश है। उसकी बॉडी ने रिसीव करी एनर्जी, और इतना प्यार से रिसीव करी कि वो मिरेकल हमने होते देखा। एक केस और लेता हूँ, छोटा सा केस है। हमारे पास एक कैंसर पेशेंट का केस आया था मेरे पास। उसकी उनकी सिस्टर इन लॉ ने मुझे कांटेक्ट किया था। ठीक है। वो इंसान दिल्ली से बाहर के थे कहीं के, घर में से कांटेक्ट आया, हीलिंग हुई। उन्होंने इतने प्यार से थम्स अप करते हुए फोटो भिजवाई मेरे पास कि आई एम फीलिंग गुड, आई एम ग्रेट। 4th स्टेज कैंसर और लाइफ अब बची नहीं है, पर हीलिंग ने हेल्प करनी शुरू करी। अब घर में ज्यादा बेटरमेंट के लिए उन्होंने किसी दिल्ली के हॉस्पिटल में ट्रांसफर करा दिया। ठीक है। मैंने कहा ये मिस्टेक कर दिया अब आपने, अब वो खेलेंगे। मैं कहा अब ये मिस्टेक हो चुकी है, अब यहाँ पर दिख गया एनर्जी से कि ये दिक्कत होने वाली है। उन्होंने कहा दिल्ली का बेस्ट हॉस्पिटल है। मैं कहा यहाँ मिस्टेक होने वाली है, मुझे सेंसिंग हो रही है। वो इंसान नहीं रहा, और मैंने कहा था कि आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, ये लालच में ले आए आप इन्हें, आप वहीं रखते, उसी जगह पे रखते, ये थोड़े दिन में अपनी एनर्जी पिक कर लेते। कैंसर, जो भी कैंसर पेशेंट होता है उसको आप मतलब हीलिंग के थ्रू रोक सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि लास्ट स्टेज है, अब टाइम नहीं है, तो उसका टाइम पीरियड बढ़ सकता है। ओके, कर्म है जो टाइम बचाते हैं। ओके। हम भगवान नहीं है, बट इतनी सेंसिंग है कि किसके पास कितने कर्म शेष हैं। ठीक है। मैं ऑरा स्कैन करके अपने सारे केसेस लेता हूं, और मैं कैंसर स्पेशलिस्ट ही हूं। मेरे पास मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कैंसर के ही केसेस मैक्सिमम आते हैं, और वो ठीक है, वो मैक्सिमम उनमें से ठीक है, और मैक्सिमम को पेन फ्री करा है। अच्छा। पहला काम ये है पेन फ्री करा है। ठीक है। मैंने कहा मृत्यु कभी भी किसी की हो सकती है। हाँ। आज मरो कल मरो, reality टेंशन है। फ्री हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल पहले जितना जियोगे ना, मस्ती से जीने। सही बात है। मॉर्निंग मेडिटेशन कराते हैं हम लोग,
मॉर्निंग में वो हमारे साथ मेडिटेशन करते हैं, खूब हंसते हैं दहाड़े मार के जी कि अब ना कैंसर के नाम का डर नहीं है। जी जी एनएलपी का एक ट्रिक होता है कि ब्रेन में हम चेंज कर देते हैं एक वर्ड को। तो मैंने कहा कैंसर का कोई और नाम रख दो। तो अभी कल किसी ने मैंने नाम रखवाया, उसने नाम रखा किसी कैंसर के, क्या नाम रखा था, टिंगू करके नाम रखा कल किसी ने कि मेरे को टिंगू हुआ है। अब वो जब भी कैंसर की बात करेंगे टिंगू बोलेंगे कि मुझे टिंगू हुआ है, मुझे टिंगू हुआ है। अब जब आप किसी को डिमीन कर देते हो, छोटा कर देते हो, तो चीज आपके साथ नहीं रहना पसंद करती। ओके आपने कैंसर को डिमीन कर दिया। अब आपने बॉडी के अंदर क्या करा कि अब हंस रहे हो आप हर बार। कैंसर पहले आपको एक एंजाइटी हार्मोन्स दे रहा था, अब वो आपके एंडोर्फिन्स एक्टिवेट कर रहा है, हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट कर रहा है। हर बार बोल रहे हो और हंस रहे हो, कैंसर का नाम आ रहा है, हंस रहे हो। अब ऐसा कैसे हुआ है? क्योंकि बोलते वक्त मजा आ गया कि टिंगू हुआ है, सीरियसनेस नहीं रही उस वर्ड में। जबकि कैंसर बोलते हुए इंसान सीरियस हो जाता है कि यार इसे कैंसर हुआ है। एम्पैथी सिंपैथी दोनों लग जाती है, दोनों आ जाते हैं। अब उस इंसान ने वो पैटर्न ब्रेक करना शुरू कर दिया। जी पैट स्कैन होके आया, पैट स्कैन में इंप्रूवमेंट थी। अच्छा मुझे भी मजा आया कि यार ये कैसे हुआ। और 4th स्टेज कैंसर, डॉक्टर्स ने कहा मुश्किल 4-5 महीने है। अगर यहाँ पे इतना भी मिरेकल हो सकता है ना, तो ये बहुत बड़ा मिरेकल है। बहुत बड़ा मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लाइफ सेव करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कोई किसी की लाइफ सेव कर सकता है, बट अब जितना टाइम पीरियड है ना, मजे से गुजरेगा, वो मस्ती से गुजरेगा। तो कभी ऐसा होता है आपके साथ जैसे कि कोई चैलेंज हो बहुत बड़ा हो जाता है कि यार कैसे करूं, हीलिंग से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, खुद के लिए कोई चैलेंज होता है कभी? बिल्कुल होता है, डेली होता है। मैं संडे को हम और हमारा पूरा स्टाफ मिलके और हमारे जितने हीलर्स मिलके कैंसर की फ्री डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। ठीक है। कल शाम को ही हमने फ्री डिस्टेंस हीलिंग करी है, 6 बजे हमारी हीलिंग स्टार्ट होती है। ओके। कल जब हमने किसी की कैंसर की हीलिंग थी, किसी का ऑरा था, पूरा का पूरा मैं बर्न होना शुरू हो गया यहाँ से, मेरा हाथ पूरा बर्न होना शुरू हो गया क्योंकि किसी की एनर्जी बहुत बेकार थी। वो पेन में थे बहुत और वो परेशान हो रहे थे। ठीक है। ये बर्निंग मेरे सभी हीलर्स को फील हुई है। हम बात नहीं कर रहे थे, हमने हीलिंग के बाद बात नहीं करी। मेरी वाइफ ने बाद में दिखाया, उसका माँ का हुआ पूरा यहाँ पे। हीलिंग से हमने ठीक कर दिया, वो रिपेयर कर दिया क्योंकि हमें आता है ऐसा कुछ करना। बट आप देखिए कि इतना भी इम्पैक्ट होता है। हमें डेली चैलेंज फील होते हैं कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग बैठे हैं वो मेरे सामने लाइव जूम पे होता है वो session। उम्मीद से आपके पास आप उन्हें देख नहीं सकते, वो कैसे ऐसा केस है, क्योंकि आप जब उन आंखों में देखते हैं ना, तो वहां एक उम्मीद होती है जो मेडिकल साइंस की तरफ से भी जा चुकी है। और कहते हैं सर आप लास्ट होप हो। वो जो प्रेशर है ना, वो जो हम डेली फेस करते हैं, गालियां खाता हूं मैं, पता नहीं कितनी गालियां आती है मेरे पास। लोग कहते हैं फेक है, ये है, वो है। इंस्टा खोल के देखिए मेरा भरा पड़ा गालियों से, क्योंकि नॉन बिलीवर्स हैं, उन्हें पता ही नहीं कर क्या रहे हैं। पर उन लोगों से पूछिए जिनकी फैमिली में चेंज आया, चेंजेस आए, जिनके बच्चों ने अपनी माओ को देखा है बचते हुए, जिन बापों ने अपने बच्चों को बचते देखा है। हमें पता है कि कितनी दुआएं भी मिलती हैं हमें डेली बेसिस पर। लोग इतना प्यार करते हैं ना, मैं अगर अपना फोन खोल के दिखाऊं, 2000 से 3000 मैसेज पर डे आते हैं मेरे पास, और उसमें से सर 10% बद्दुआएं होती हैं, जो कंप्लेंट्स होती हैं, बाकी सारी दुआएं से भरा होता है। ब्लेसिंग जो बद्दुआओं को एकदम से फीका कर देती है। एग्जैक्टली। और मेरे को ना कभी कभी इतना रोना आता है इस बात को याद करके, और मैं इतना इमोशनल फील करता हूँ कि मेरी औकात है सब करने की। क्या मेरी खुद की हैसियत है कि मैं ये बेंचमार्क जो बन रहा है, ये छोटा सा एक चेंज आ रहा है, इसे ला पाए। और उनका जो कहना होता है कि सर आपने होप दे दी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे हीलिंग, अब फ्री का एक काम हो रहा है, हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं। यार सर, अभी थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट में आपने, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले आपने बात कही थी फ्री कैंसर एग्जैक्टली जी। तो वो मैं चाहूंगी एक बार एक्सप्लेन कर जी। हम हर संडे को मैं और मेरे हीलर्स जूम पर ऑनलाइन आकर हीलिंग करते हैं। अभी लोगों को बिलीव होना शुरू हुआ है, करीबन 60, 70, 80, 100 लोग आते हैं वहां पे। अभी उनका तादाद बढ़ रहा है। तो अब ये जो दिख रहा है आने वाले टाइम में कि कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो मैम हमने एक डिसाइड किया कि हर संडे को, चाहे मैं कहीं भी हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, मेरी फ्लाइट होती है, कहीं भी होता हूँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हीलिंग ऑपरेट करेगी। मैं किधर भी हूँ वो ऑपरेट करेंगे, वो ऑनलाइन आएंगे, जूम सेशन एस्टेब्लिश करेंगे, काम करेंगे। कारण ये है कि मैम हमने दुनिया से ना बहुत कुछ ऑलरेडी ले लिया है, हमें वापस भी करना है। और रात की ना नींद बड़ी प्यारी होनी चाहिए। कई लोग होता है हमसे सेटिस्फाई नहीं हो पाते, कई लोग ऐसा होता है नाराज होते हैं क्योंकि उनके अपने मोटिव और एजेंडाज होते हैं। मैं जानता हूं कि कई लोग बुरा भी मानते हैं कि ठीक है हमने जो सर्विसेज कहीं दी हैं वो हो नहीं पाई, ऐसा गालियां खूब खाता हूं मैं दिन में। पर अब ना इतना पता है कि क्यों हुआ है, कर्म समझ में आता है। सैटरडे को भी हमारी फ्री रेजिस्टेंस हीलिंग होती है, जिसमें बाकी सब लोगों की हीलिंग करते हैं। कैंसर की भी हीलिंग है उसके अंदर, बट हमने स्पेसिफिकली कैंसर की अलग से संडे को हीलिंग करी है। तो सैटरडे और संडे 2 दिन हमारी फ्री डिस्टेंस हीलिंग होती है। सभी लोग आ सकते हैं, कितने भी लोग आ सकते हैं हर बार। सर मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आप बात कर रहे हैं रेकी हीलिंग की हम बात करते हैं, जी और एक एस्ट्रल सर्जरी टर्म सामने आता है। ओके। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और एस्ट्रल सर्जरी कैसे काम करता है?
जिसे एस्ट्रल सर्जरी कह रहे हैं उसे हम साइकिक सर्जरी के नाम से जानते हैं, कि जैसे किसी इंसान की बॉडी के अंदर हम मेडिकली कुछ ऑपरेट करते हैं, ऐसे हम ब्रेन से ऑपरेट कर सकते हैं। मेडिकल का अपना एक प्रोसीजर है, एनर्जी में वो प्रोसीजर आप फॉलो करें या सिंपल टर्म्स में कर दें तो भी काम चलेगा। जैसे मान लीजिए घुटने में आपके कोई तकलीफ है, मुझे लगा ये तकलीफ हटानी चाहिए, आपने मुझसे कहा कि हीलिंग नहीं चाहिए, मुझे साइकिक सर्जरी चाहिए। मैं भी दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा। जब मैं साइकिक सर्जरी कर रहा हूं तो मैं प्रिसाइज होकर आपके नी पे काम कर रहा हूं, अच्छा, मेरा कहीं और ध्यान नहीं है। अब इसमें मैं इन्वॉल्व हूं डायरेक्टली। हीलिंग के अंदर क्या होता है कि मैं कर्म में इन्वॉल्व नहीं होता, हीलिंग अपना कॉन्शियसनेस से काम करती है। यहां मेरी अफर्मेशन भी है, इंटेंशन भी है, और मैं डायरेक्टली इंपैक्ट में इन्वॉल्व हूं। अब जो मैं विजुलाइज करूंगा, जो इंटेंशन क्रिएट करूंगा, यहां पर वो काम होगा। और इसका इंपैक्ट इतना प्रिसाइज होता है कि मैंने अपने खुद का, मेरा ACL और PCL दोनों डैमेज है, और ऑस्टियोआर्थराइटिक डीजनरेशन है मेरे नी में। मैं एथलीट था, स्पोर्ट्स में था, तो ये इंजरी कारण से हुआ था। मैं सर्जरी नहीं कराई क्योंकि मुझे था कि मैंने ऑपरेटिव मेथड नहीं करना, मुझे नॉन ऑपरेटिव काम करना है, नॉन इन्वेजिव मेथड यूज करना है। तो इसको मैं इतना बढ़िया कर चुका हूं कि मैं अब वॉक भी करता हूं, मैं जिम भी करता हूं, एक्सरसाइज भी करता हूं, जितना पॉसिबल है इसको मैक्सिमम लिमिट तक पुश करता हूं। क्योंकि अगर ऑपरेट हो गया तो एक लेवल होता है बॉडी का, बॉडी वहां तक रीच नहीं कर पाती, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन रहती ही रहती है, क्योंकि ओरिजिनल जैसी नहीं रहती। ये तो आप जानते ही होंगे। तो हमने अपने कई केसेस के अंदर हर्निया ठीक किया। एक केस होता है सेरेब्रल पैल्सी, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, हमने उस पर काम किया। सेरेब्रल पैल्सी का मेरे पास एक पेशेंट था, वो आया था बच्चा मेरे पास 8 साल की उम्र में। बचपन से उसे दिक्कत थी। अब 8 साल की उम्र में क्या था कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता, वो खड़ा होता है तो हिलता है, अच्छा, उसे पकड़ के खड़ा करना पड़ता है। आज वो बच्चा चम्मच की मदद से खाना खा पाता है, अपने लिए मुंह तक फूड पहुंचा पाता है, दैट्स अ मिरेकल। और उसकी मदर वो फ्री डिस्टेंस हीलिंग में थी मेरे पास। शी सेड कि सर मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकती। कई लोग कहते हैं कि सर हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा फ्री में हमारे हीलिंग अवेलेबल है, आइए। कई लोग कहते हैं कि सर आपका चार्ट स्कैनिंग की जो फीस है अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका एस्ट्रोलॉजिकल जो कंसल्टेशन नहीं ले सकते। मैंने कहा फ्री डिस्टेंस हीलिंग में आइए, पैसे के लिए हीलिंग डालिए कि मुझे पैसे चाहिए, यूनिवर्स आपको पैसे दे देगा, जब अमाउंट आ जाएगा अपनी फीस भर देना। एज सिंपल एज दैट। हाथ क्यों फैला रहे हो? सही बात है। यूनिवर्स बैठा है ना, उसके सामने हाथ फैलाओ। किसी इंसान से मांगने से अच्छा ऊर्जा से मांग लो। यूनिवर्स जो देने के लिए बैठा है। एग्जैक्टली, वो देने के लिए हमें बैठा है, वो आपको बैठा है। मैम जो कंसेप्ट है ना, ये हीलिंग की, ये बहुत प्यारी कंसेप्ट है। और जो आपने साइकिक सर्जरी और हीलिंग के बीच में डिफरेंस पूछा, हीलिंग में आप एक पूरे एरिया में, जैसे मैं आपके नी पे अगर हील करूं तो पूरी बॉडी में सप्लाई होगी। बट जब मैं साइकिक सर्जरी करूंगा पर्टिकुलरली, तो एक पॉइंट पर ऑपरेट होता है, वो पिन पॉइंट प्रेसिजन होता है, बट उसमें मेरे कर्मा भी इन्वॉल्व होते हैं। आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व। हीलिंग में क्या होता है, अगर मैं ये सोचूं कि हीलिंग मैं कर रहा हूं तो मैं आ गया, तब मैं इन्वॉल्व हो गया। अगर हीलिंग हो रही है, महादेव कर रहे हैं, तो मुझे कोई परवाह नहीं कि हीलिंग कर दूंगा, इन्हें मजा आ जाएगा, मुझे मजा आ जाएगा। अहंकार आएगा तो मैं घुस गया, तब हीलिंग मैं कर रहा हूं, तो उसके साइड इफेक्ट भी मेरे, उसके दुष्परिणाम भी मेरे। अगर मैं कह रहा हूं कि महादेव हीलिंग कर रहे हैं तो मैं हूं ही कौन? आई एम नथिंग। तो साइकिक सर्जरी में क्या होता है कि बहुत बार आई इन्वॉल्व होता है। अच्छा, कई बार वो आई घुस जाता है बीच में, बट होता वो यूनिवर्स की तरफ से। अगर हम उसे भी ऐसे ही मान लें तो साइकिक सर्जरी प्रिसाइज काम कर देती है, हीलिंग कभी डाइल्यूट हो जाती है। सर मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि सर अभी आपने बात करते करते बताया आप स्पोर्ट्स में थे जी, स्पोर्ट्स से फिर रेकी हीलिंग में कैसे हो गया? मैम बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जो मैंने जंप करे हैं। कई बातों के बारे में यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट हाँ कई बातों के बारे में करूँगा जरूर। मैं दिल्ली के उन टीचर्स में था जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ाते थे। ठीक है। और मैंने PhD प्रोफेसर्स पढ़ाए हैं, 30-35 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। बहुत सारे डॉक्टर्स पढ़ाए हैं, फिजियोथेरेपिस्ट पढ़ाए हैं, और मेरे कई सारे स्टूडेंट दिल्ली के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हैं, इंडिया के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हैं, एस्टीम डॉक्टर हैं। मैं पढ़ाने का शौक था बचपन से। 14 ईयर की एज से ना कमाना शुरू कर दिया था, क्योंकि नहीं था पैसा। फिर अपने कॉलेज की फीस वगैरह भरनी शुरू करी, वो कमेटियां डाल के काम करते हैं, वो करा सब कुछ। तो करते करते हैबिट हो गई पढ़ाने की, क्योंकि मदर और फादर दोनों के दोनों एजुकेशन में थे। मेरे फादर आर्मी के अंदर एजुकेशन कोर में थे, मेरी मदर टीचर रही हैं, तो एनसीसी के अंदर मदर थी, फादर आर्मी में थे, दोनों कोचिंग में थे। अब वो कोचिंग की इतनी हैबिट पड़ गई कि मतलब टीचर का बच्चा टीचर ही बनता है, पहला वो काम तो होता है, वो ब्लड के अंदर बहना शुरू होता है। तो 14 ईयर्स की एज में पहली बार कुछ पढ़ाया, क्लिक कर गया। अब मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बहुत नालायक था 11th क्लास में। आई वाज लाइक, मतलब कि पापा कहते हैं बेटा 50 नंबर ले आ, बहुत है, तेरी शक्ल 50 से ऊपर की नहीं है। इनको इतना ही था। तो मैंने कहा पापा ये भी नहीं आ पा रहा, करूं क्या? कहते एक काम कर, किसी और को सिखाना शुरू कर, क्योंकि हम जो किसी और को सिखाते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो हम थोड़े डिटरमाइंड हो जाते हैं, हम सुधर जाते हैं।
तो मैंने क्या करा कि एक छोटे बच्चे को, मेरे फ्रेंड की सिस्टर थी, उसे पढ़ाना शुरू करा अच्छा। कि चलो इसे ही पढ़ाते हैं। अब फ्रेंड था, उसने कहा ठीक है मैं भरोसा करता हूँ, यू जस्ट टेक केयर ऑफ। पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे टॉपिक में क्वेश्चंस क्रिएट होने शुरू हुए। अच्छा। अब उन क्वेश्चन के आंसर ढूंढते ढूंढते मेरी लॉजिक सही होने शुरू हुई। जी जी जी। पहले फिजिक्स पढ़ाया, फिर केमिस्ट्री पढ़ाया, फिर बायोलॉजी पढ़ाया। पढ़ाते पढ़ाते एंट्रेंस, बीएससी, एमएससी, पीएचडी इन तक पहुंच गया। अच्छा। तो काफी पढ़ा, बहुत पढ़ा। फिर जब हीलिंग फील्ड का आपने पूछा, जैसे हीलिंग फील्ड के बारे में, जब मेरे पिता जा रहे थे दुनिया से, तो जाते थे बस वर्ड कह गए, बेटा हीलिंग सीख लेना, एंड ही वाज गॉन। अब मैंने कहा यार, बुढ़ा आदमी जाते थे, कह गया, पापा को बच्चे सीरियसली नहीं लेते, लड़के तो जनरली पापा को इतना सीरियसली नहीं लेते। मैं कहा कह गए होंगे, पता नहीं क्या दिमाग में रहा होगा, कह गया बुढ़ा आदमी, कोई बात नहीं। वाइफ ने कहा कि पापा की जो लास्ट वर्ड्स है ना, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप कीजिए। तब तक मैं अपना स्पिरिचुअल में इतना नहीं था और अपनी फैमिली जेनेटिक्स में इतना बिलीव नहीं करता था। आई वाज वेरी साइंटिफिकली कैलकुलेटेड पर्सन कि यही दुनिया होती है, दिखती है, साइंटिफिक ड्रिवन था मेरे अंदर। तो जब वो गए, उसके बाद मैंने इस बात को फॉलो करा, हम सब छूट गया और इसने हाथ पकड़ लिया। और जब मुझे एक बार गाइडेंस मिली कि तू आहुति किस चीज की देगा यदि मैं तेरा हाथ पकड़ लूं, तो जी। मैं कहा पूरी अपनी, जो भी मेरे पास है सब चीजों की, बस तू हाथ मत छोड़। वाओ। और तब से ना अंदर जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि क्या होता है, वो कनेक्ट फील कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ होता है, आहुति देनी पड़ती है किसी चीज की। तो आई ऑफर्ड माई सेल्फ, माई होल बीइंग, कि मुझे सब कुछ ले ले, बस अपना साथ मत छोड़ना। तो महादेव ने जब पहली बार हाथ पकड़ा ना, वो मैम फील हुआ कि यही मेरा पर्पज है, मुझे इससे नहीं हटना, चाहे कोई साथ हो चाहे ना हो, कैसा भी कुछ भी हो जाएगा, इनका हाथ नहीं छोड़ना। जी सर, इतनी देर से हम एनर्जीज की बात कर रहे जी। हैं, तो एक सवाल मेरा भी यहाँ पे है। जी। कार्मिक एनर्जी क्या होती है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। कार्मिक एनर्जी, जी। ये दो अलग अलग वर्ड है वैसे तो। कार्मिक का मतलब होता है जो आप ऋण लेकर आते हैं जी। अपने पास से या अपने एंसेस्ट्री से। अब उसके साथ में जो ऊर्जाएं जुड़ी होती हैं उन्हें कार्मिक एनर्जी कह सकते हैं। Right. हालांकि ये पूरा इनएप्रोप्रिएट वर्ड या इनकम्प्लीट वर्ड है, दो अलग अलग वर्ड का समीकरण है ये। ओके। इसमें क्या है कि आप जब कुछ जीते हैं और कहीं पर वो पूर्ण नहीं हो पाता, तो कुछ अधूरा रह जाता है। जी। हमारी लाइफ का पर्पस होता है कि पूरे ढंग से जिए और पूरे ढंग से मरें। जी। जब हमने ढंग से लाइफ जी नहीं और ढंग से मृत्यु हुई नहीं, तो हमें फिर आना पड़ता है। बिल्कुल। अब वो इनकम्प्लीट कर्मा हमें जीने पड़ते हैं फिर से, वो कहानी वहीं से शुरू होती है। जी। अब जब तक वो सीक्वेंस पूरा नहीं होगा, हम बार बार आएंगे। जी। तो जो एनर्जी वो इनकम्प्लीट के साथ एसोसिएट होती है, या एक जो हम थ्रेड को इनकम्प्लीट छोड़ जाते हैं, वो थ्रेड जो हमारे साथ होते हैं, इसे जो एनर्जी बिल्डअप होती है उसे कार्मिक एनर्जी कहते हैं। अब वो कभी कभी हमें फोर्स करती है, हिंड्रेंस देती है, हमें ऑब्स्ट्रक्शन देती है, कभी कभी वही हमारा मोटिवेशन फैक्टर बनती है। जी। टेस्ट करती है डेली। आज आपके पास आने से पहले मेरे पास कोई कार्मिक एनर्जी थी, इसने मुझे पूरा ब्लॉक करा था। अच्छा। कि आपके पास मेरा डिसाइड डेट कोई और था कि हम कभी और आएंगे। जी। जी। आई वाज सिक। मैं बताना चाहूंगा ऐसा हुआ क्या था। जी जी बिल्कुल। मैं बेंगलोर में था, मैं बेंगलोर के अंदर कहीं पर कोई पॉडकास्ट शूट करने गया ठीक था, है। और वहां पे मुझसे कोई मिलने आया। उनकी एक बच्ची थी, बच्ची के अंदर कोई डार्क एनर्जी थी और वो बहुत समय से परेशान थी। उस बच्ची ने मुझे हग किया और बहुत ही प्यार से एक पिता की तरह हग किया, जैसे पिता एक बेटी को हग करता है। मेरी तरफ से भी वही हग मिला उसे। कहती सर आपका हग वैसा नहीं है जैसे मदर और फादर का हग होता है। कहती ये मैंने कभी फील नहीं करा। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात समझना कि एनर्जी को फील कर पाना। एकदम से मुझे गाइडेंस आया कि जो चीज परेशान कर रही ना वो तू ले ले। आई सक द ब्लैक एनर्जी आउट ऑफ हर। मैंने वो ब्लैक एनर्जी अपने अंदर ले ली। वो बच्ची जब चली गई, मुझे विद इन एन आवर 102 डिग्री बुखार, ओके। फिर 104 डिग्री, और मुझे वहां बेंगलोर से पुणे ट्रेवल करना था फ्लाइट में। अब मैं ध्यान समाधि में जा नहीं सकता। मैं रात के 1 बजे पुणे पहुंचा, 1-1:30 बजे, और वहां जाकर मैं समाधि में बैठ गया। मुझे सुबह के 4 बज गए अपने अंदर से वो ऊर्जा को शांत करने के लिए। अगले 3 दिन मुझे हाई फीवर रहा, 104 से नीचे नहीं आके दिया फीवर, और बहुत मुश्किल से बाहर आया क्योंकि वो एनर्जी बहुत तेज थी। कई बार मैं ऐसा हर बार नहीं करता, और ना ऐसा हर वक्त करना चाहिए, बहुत डेंजरस काम है। जी। पर उस बच्ची के लिए गाइडेंस आई मेरे पास कि ये करना है। ओके। अब मुझे ऊर्जा ने यहां आने से रोका, पर कुछ अच्छा था, उस बच्ची का अच्छा हुआ, और आज बच्ची बहुत खुश है। शी इज वेरी हैप्पी, क्योंकि ये काम अटका रहा था उसे। आज सुबह आते हुए फिर से मुझे कार में किसी ने रोकने का प्रयास करा कि आज फिर दिक्कत थी, और केवल मुझे नहीं, मेरे सभी हीलर्स को हुई। मैंने कॉल करा अपने सभी हीलर्स को, क्योंकि ऐसी दिक्कत आती है मैं सबको कॉल करता जी, हूँ, जी। कुछ तुम्हें फील हुआ? कहते सर लेफ्ट साइड पे कुछ हो रहा है। ओके। सभी हीलर्स ने बोला लेफ्ट साइड पे कुछ हो रहा है। मैं कहा खाली मेरे साथ नहीं है। मैं कहा समथिंग इज टेस्टिंग मी, नॉट अलाउइंग मी टू रीच। मैंने कहा तू कुछ भी कर ले, मैं पहुंच के तो रहूंगा। जी जी जी। मैंने अपनी एनर्जी इन्वोक करी, मेरी वाइफ साथ में थी, मेरे स्टूडेंट साथ में थे। मैंने बोला
हीलिंग करो, प्रोटेक्शन करो, ग्रिड ओपन कर दो, हम अपना ध्यान प्रोटेक्शन करते हैं। हाँ, तो सभी हीलर्स को मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि मुझे चाहिए इस वक्त वो ग्रिड आप ओपन कर दो। जी हम सभी ने हीलिंग करी और सभी ने मुझे बताया कि कल रात को कुछ फील हो रहा था उन्हें, कल रात से रात सुबह तक। कहते सर आपको कितने बजे पैल्पिटेशन फील हुई है? आपके यहाँ आने से 1 घंटा पहले मेरा हार्ट सिंक कर रहा था अच्छा और मेरे सभी हीलर्स का हार्ट सिंक कर रहा था। कुछ चीज कर्मा, आप जो कार्मिक एनर्जी कह रही ना, ये ऐसे हिंडर करता है कि मत जा। कुछ करने वाले हैं, कुछ होने वाला है, ये बातें कहीं जाएंगी, किसी जगह पॉड ऑनलाइन होने वाली हैं, या आप बाद में रिकॉर्ड करके जब डालेंगे किसी के काम आएंगी ये, वो हमें ऑब्स्ट्रक्ट करता है कि इसे रोक लो, क्योंकि इससे कई कार्मिक क्लियरेंसेस हो सकते हैं। तो ये एनर्जी इस टाइप में भी होती है, पर कोई एनर्जी ऐसी भी है जो सपोर्ट भी कर रही है, जिस कारण से मैं यहाँ बैठा हूँ। आप सबको ऑरा स्कैनिंग में फील हुई, हम सब ने वो फील करी और अभी भी फील कर सकते हैं। एनर्जी ऑब्स्ट्रक्ट ही नहीं, सपोर्ट भी करती है। मेरी एंसेस्ट्रल एनर्जी साथ में खड़ी हुई है। जी दैट इज सिद्धार्थ जी, जैसे भी आपने बात करी कि ये जब बच्चे का आप अभी जिक्र कर रहे हैं जी। तो उनके अंदर ब्लैक एनर्जी की आपने बात जी, करी। जब जी। हम रेकी की बात करते हैं ना, तो इसका नाम ना कहीं ब्लैक मैजिक से भी जोड़ा जाता जी है। सर, जी सर। अधिकतर लोगों के जहन में आता है कि रेकी मतलब यार ब्लैक मैजिक कहीं ना कहीं जी, है। जी। तो ऐसा क्यों, ब्लैक मैजिक और रेकी का संबंध है क्या? सर एक्चुअली क्या है कि व्हाइट एनर्जी और ब्लैक एनर्जी दोनों हमेशा काम करती है। ठीक है, अफर्मेशन आप प्रकृति के अनुसार बनाते हो तो व्हाइट है, ठीक है, आप अप्राकृतिक कर रहे हो तो ब्लैक है। ओके, जहां आप मदर नेचर के रूल्स को बेंड करना शुरू कर दो वो ब्लैक हो जाता है। आप कर सकते हो, ये पावर हमारे अंदर भी है। मैक्सिमम हीलर्स को आता है कि बेंड कैसे करना है, ठीक है। बट हम उस लिमिट को क्रॉस नहीं करते। मैंने उस बच्ची के लिए लिमिट क्रॉस नहीं करी, मैंने अपने अंदर ले ली उसकी ऊर्जा। मैंने ये नहीं करा कि मैं कुछ और क्रिएट करूं, कर सकता हूं। तंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई ना कर पाए। तंत्र में बस आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मूव करना शुरू करना होता है, पर मुझे पसंद है मदर नेचर के साथ संबंध जोड़े काम करना। मतलब रेकी से हम किसी को अपने वश में कर सकते हैं। अगर आप मेंटलिज्म की बात करेंगे तो रेकी नहीं, यहाँ पर मैं हिप्नोसिस से कह सकता हूँ। ओके, मेरी जो अफर्मेशन होगी सामने वाला वही रिपीट करेगा, ये पावर है। तो हिप्नोसिस के अंदर हमने कई बार काम करा है कि सामने वाला अपना ब्रेन यूज ही नहीं करता, इसे ब्रेन वॉश टेक्निक कहते हैं। वो वही करता है, ये रेकी से पॉसिबल नहीं है। रेकी में एक अलग वाइब्रेशन है। रेकी से आप किसी को प्यार दे सकते हो। ठीक है। जैसे मैं अपने दिल में पूरा एक अच्छा मातृत्व की भावना लाऊंगा ना, तो यहाँ बैठा हर एक इंसान उस इमोशनल टच को फील करेगा। राइट जब मैंने एनर्जी की बात करी तो आप सबने कोरिलेट करा मेरे साथ। बिल्कुल। वो जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ वो मैं यहाँ से नहीं बोल रहा, जी। वो मैं अपने यहाँ से 7 चक्रों से बोल रहा हूँ, तो आप फील कर पाएंगे उसे। नकली कोई बोलता है तो फील नहीं होता, वो यहाँ लगता है कि यार ये तो स्क्रिप्ट है। आप डेली लोगों से मिलते हैं, स्क्रिप्ट वालों से मिलते हैं, आपको पता है कि स्क्रिप्ट कैसे पकड़नी होती है। आप ऊर्जा को जब पकड़ेंगे ना तो आपके इमोशन एक्टिवेट होंगे, आपके दिल पे लगेगी आवाज मेरी, हर एक नाद यहाँ लगेगा जी। कि कुछ है। ये बात तो इमोशनल फील करेंगे आप मेरे सेंटेंसेस के साथ में। कहते हैं कि जब हमें अपने सात्विक चक्राओं को सुनना होता है या समझना होता है, तो ओम की जो ध्वनि होती है ना, जी। वो हमारे अंदर से शुरू होती है और हमारे मस्तिष्क में जाके वो जी, खत्म होती है, जी, जिससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी जी, मिलती जी। है। क्या ये रियलिटी है? बिल्कुल, ओम हमारे रूट से शुरू होता जी। है और बल्कि हमारे कहते धरती से मिलता है वो बिल्कुल। और आकाश तक जाता है। जी। तो जब हम ओम की प्रतिध्वनि को या हमिंग वाइब्रेशन को पूरे बॉडी में से ट्रांसफर करते हैं, ओम मैं को चाहूंगा बोलने आप के ओम की ये वाली ध्वनि करके दिखाएं इस ओके। पॉडकास्ट में। ओम को बोलने के बहुत तरीके हैं। डीप ओम होता है जिसमें हमिंग पार्ट ज्यादा होता है। ठीक है। आपको इम्पैक्ट फील होगा, बिल्कुल। बहुत बहुत वाइब्रेशन वाइब्रेशन पूरी फील vibrations होगी आई। आपको। और अगर मैं इसे और बढ़ा दूं, मैं ओ पार्ट बढ़ा देता हूं, अभी उसको भी सुन के देखिएगा। जी। ये पहले बार से डिफरेंट है। बहुत Goosebumps शांत भी फील हो रहा है और सेम ही टाइम पर एनर्जाइज भी फील हो रहा Exactly. है। आप फ्रॉम हियर टू हियर पूरे टिप टू टो आपका पूरा फील होता है। ओम का नाद ऐसा है, अगर सही ढंग से कोई इसे एक बार उच्चारित कर ले, एक बार में आपका एक्टिवेशन हो जाता है। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे नेगेटिव एनर्जीज की भी बात कर रहे थे, और आपने ये भी बताया था कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जी। उस पर जो ये एनर्जी ज़्यादा हावी होती है। जी। तो एक बात आती है ऑरा लॉक करने की, तो अगर हम अपना ऑरा लॉक करके भी रखते हैं तो भी क्या ये चीज़ें होंगी?
अगर आपके सारे माइंड आपके कंट्रोल में है जी। तो कोई और आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकता, ओके। दैट्स फॉर श्योर। ब्रेन आपके कंट्रोल में है तो आप केवल अपने कॉन्फिडेंस को फील करेंगे कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, पर माइंड आपका अगर कंट्रोल में है तो वाकई में आपको कुछ नहीं हो सकता। लोग कई बार सोचते हैं कि ऑरा लॉक करना सिर्फ एक टेक्निक है जिसमें हम इमेजिनेशन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि हमारे आसपास कुछ है, एक पिरामिड है, सर्कल है, स्क्वायर है, कुछ भी। अगर आप इस बिलीफ को ले आए कि आपको कुछ नहीं हो सकता, महादेव यदि मेरे हृदय में है तो एक बात है, महादेव मेरे मस्तिष्क में है तो एक बात है, और महादेव मेरे कण कण में है तो एक बात है। जब वो कण कण तक पहुंच गए तो कौन हो सकता है? हम बिलीफ को यदि अपने हर एक माइंड में ले जाते हैं तो बिलीफ ब्लिस बन जाता है। खुशी दिमाग से फील होती है, ब्लिस माइंड से फील होता है। जब शरीर का हर एक अणु खुश है तो उसे ब्लिस कहते हैं। जब आपका केवल मस्तिष्क फील कर रहा है खुशी, तो आपका ईगो सेटिस्फेक्शन हुआ है, या किसी ने आपका एक हल्का सा टिंज एक्टिवेट कर दिया माइंड का। वो आपको थोड़ी देर तक रहेगा, फिर आप उसी अपने शेल में आ जाएंगे वापस घूम के। बट व्हेन इट कम्स टू ब्लिस, इट बिकम्स ऑल टुगेदर यू। सर, क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं? बहुत से लोग बोलते हैं जब Okay. हीलिंग में बात आती है, क्रिस्टल्स को काम करने की बात आती है, और क्रिस्टल्स जो होते हैं, पिरामिड क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें उसको वाटर में डाल के एनर्जाइज करने की बात आती है। और अगर हम बात करें, अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा था, डॉक्टर मसारू इमोटो हैं जो जापानीज साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने पानी पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो वहाँ पर तो वो फीलिंग्स दे रहे हैं, इमोशंस डाल रहे हैं, और यहाँ पर हम क्रिस्टल्स डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बताइए। ठीक है। डॉक्टर मसारू इमोटो की बात करी तो मैं अपने रेकी लेवल 2 के साथ उनकी बुक्स के पीडीएफ देता हूँ कई बार, कि वाटर के ऊपर उनका एक्सपेरिमेंट था। तो जब थे, अब तो खैर उनका बेटा ऑपरेट कर रहा है उनके ऑर्गेनाइजेशन को, जब वो थे तो उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे थे कि वाटर जो है वो अपने आप में एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। वाटर अमॉर्फस भी है, वाटर क्रिस्टलाइन भी है, वो अपनी शेप चेंज करता है आपकी अफर्मेशन के हिसाब से। जैसा आप सोचते हो पानी वैसा है। आप पानी पीते हो खुश हो तो पानी पूरा खुश है, आप पानी पीते हो उदास हो तो पानी उदास है। ये अपने हिसाब से चेंज कर लेता है। तो एक क्रिस्टल की भी यही प्रॉपर्टी होती है। क्रिस्टल भी अपनी शेप चेंज करता है, अपनी आयनिक कंपोजिशन को एक एसोसिएट और डिसोसिएट करता है। हर क्रिस्टल का अपना एक शेप साइज होता है जो कि आपको डिफेंस या ऑफेंस की प्रॉपर्टी देता है। कुछ क्रिस्टल आप में से डार्कनेस एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, जैसे ब्लैक टोरमैलिन, अगर हम इसे यूज करते हैं। एमेथिस्ट आपकी थर्ड एक्टिवेट कर देता है। क्लियर क्वार्ट्ज आपको एक ऑरा में प्रोटेक्शन देता है। पिंक क्वार्ट्ज आपको शांति देता है, आपकी फेमिनिन पावर को बढ़ाता है। क्रिस्टल का एक आयनिक कंपोजिशन होता है, ये नेचर में हमारी तरह पैदा होते हैं। जैसे माता के गर्भ में हम लटके होते हैं, वैसे क्रिस्टल भी मदर नेचर में लटके होते हैं। ये हमारी तरह से इनकी भी डिलीवरी होती है। तो ये इनकी कॉम्पोजिशन और हमारी कॉम्पोजिशन बहुत सिमिलर होती है, इसलिए इन्हें हम यूज करते हैं एज अ रेमेडी। जेमस्टोन्स और क्रिस्टल का यही फॉर्मूला है कि ये हमें मदर नेचर में जैसे हम प्रोटेक्शन लेके आते हैं ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पर, कि हमारे पास हमें सोचते हैं क्रिस्टल हमें एनर्जाइज करता है। हीलर एनर्जाइज क्रिस्टल, क्रिस्टल एनर्जाइज हीलर। वो सिर्फ हमारे ऑरा को बूस्टर इफेक्ट दे रहा है, वो हमारे अंदर कुछ एडिटिव नहीं डालता। ये हमारी अफर्मेशन होती है कि हम उसे कैसे बनाते हैं। अगर हम डार्क हैं, क्रिस्टल डार्क हो जाएगा। अगर हम व्हाइट हैं, क्रिस्टल व्हाइट हो जाएगा। क्रिस्टल कुछ काम कर सकता है बट हमसे ऊपर नहीं। तो वी हैव टू कनेक्ट विद द क्रिस्टल इन दिस वे। सर, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, Please, जैसे क्रिस्टल की बात कर रहे थे, जी। तो रेकी में मैंने सुना है सिंबल्स भी होते हैं। जो सिंबल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं हीलिंग के? बहुत बड़ी अफर्मेशन को एक छोटे से फॉर्म में रिड्यूस करने के आर्ट को सिंबलिज्म कहते हैं। जी। अब ओम के अंदर कई सारी डेफिनेशन है जिसमें पूरा संसार पिरो सकते हैं, पर हम छोटे से फॉर्म में से ओम कह देते हैं। जब हमें पूरी सृष्टि को समष्टि में छोटे से में लेके आना हो तो हम उसे सिंबलाइज कर देते हैं। तो आप जब सिंबल की बात करते हैं तो बेसिकली क्या है कि लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच वाज वेरी मच टू केप्ट, वी हैव produced that information, we have comprised that information in a symbolic form. तो symbol is a formation of too much of knowledge. बहुत बड़ी affirmation, बहुत बड़ा statement, बहुत बड़ा अभिमंत्र, उसका एक छोटा फॉर्म है symbol. तो सिंबल जो है हीलिंग में जितने भी हैं वो छोटी छोटी अफर्मेशन पे आधारित है। जैसे ओम की ही बात करें तो मैंने आपको बताया कि पूरा नाद है, यूनिवर्स की फॉर्मेशन है। स्वास्थ्य की बात करें तो चारों दिशाओं से आप अपना जब आप प्रॉस्पेरिटी को इंड्यूस करते हो तो स्वास्थ्य कहते हैं उसे। ये सिंबल के मीनिंग होते हैं कि आप उसके कितनी बड़ी डेफिनेशन को एक छोटी सी माला के मनके में पिरो देते हो। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी क्वेश्चन Sure. आपसे मैं पूछना चाहूंगा। देखिए, रेकी ना एक बहुत बड़ा नाम है आज की डेट में, जी। ठीक है, हर कोई इससे हील करना चाहता है। जी। अगर मैं बात करूं मृत्यु की, तो क्या रेकी हील करा के आप किसी की मृत्यु को रोक सकते हैं? कर्म को कोई नहीं रोक पाता,
कर्म अगर है तो वो होके ही रहेगा। जी। मान लीजिए कर्म में अगर ये है कि आप आज गिरेंगे तो आप गिरेंगे ही। अच्छा। ये आप कर सकते हैं कि आप 7th फ्लोर से गिरेंगे, आप 1st फ्लोर से गिरेंगे, या आप 2 स्टेप से गिरेंगे। इंटेंसिटी को लो करना तो आपके बस की है। अब आपकी कौन सी मृत्यु होनी चाहिए? कार्मिक मृत्यु, धार्मिक मृत्यु, भौतिक मृत्यु, आध्यात्मिक मृत्यु, ये आपके हाथ में है। अच्छा, ये हमारे हाथ में जी बिल्कुल। जो लोग मेडिटेशन में जाते हैं उनकी भी मृत्यु होती है, जी। वो कुछ टाइम के लिए लिम्बो में चले जाते हैं, वो जब वापस आते हैं तो मृत्यु करके आते हैं अपनी। अच्छा। वो मर चुके हैं, अब वो वाले नहीं रहे जो पहले थे। तो अब आपके हाथ में आपको कौन सी मृत्यु चाहिए? शरीर की मृत्यु होनी है, ये तय है। जी। अगर आप आध्यात्मिक मृत्यु में चले जाते हैं तो शरीर की मृत्यु और आध्यात्म की मृत्यु दोनों आपको फर्क निकालती है उसके बाद। सर, जैसे कि मेडिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत से जब ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, जी। ऐसा मैंने फील किया है, मैंने मेडिटेशन किया है ग्रुप जी, में, जी। तो कई बार मुझे ऐसा फील होता है जो मेरी एनर्जी है वो मेरे पास नहीं है जी, और जी, भी लोग वो ले लेते जी, हैं। जी, क्या जी। ये पॉसिबल है? और ऐसा बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल मैम, ऐसा पॉसिबल होता है कि हमारी सबकी ना ऊर्जा जुड़ जाती है। जी। हम अभी चारों यहाँ बैठे हैं इस रूम के अंदर, हमारी चारों की ऊर्जा जुड़ी हुई है। Right. तो आपके पास जो प्रश्न आएंगे ना वो ऊर्जा के साथ में कनेक्ट होके आएंगे। और कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप खुद में फील कर रहे होंगे कि आपने प्रिपेयर नहीं की थी, बट हाथ के हाथ वो आपके अंदर क्रिएट होनी शुरू हो गई। जी। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं है, खाली एनर्जी का कॉल भी होता है कि यू आर फीलिंग, यू आर एक्सपीरियंसिंग। अब इन्होंने मृत्यु का प्रश्न पूछा, अपने आप में बहुत जटिल प्रश्न है, उत्तर करना भी बहुत जटिल है। जो मैंने उत्तर भी दिया वो भी बहुत अपने आप में जटिल है कि मृत्यु किस प्रकार की होती है। मैम, जब हम कनेक्ट करना शुरू करते हैं ना तो व्हाट वी प्रिपेयर उससे कुछ ज्यादा होता है। हम आई में खोए होते हैं, हम वी भूल जाते हैं। जी। आई बहुत अकेला होता है, वी बहुत पावरफुल होता है। तो मेडिटेशन में ना आपका वी एक्टिवेट हो जाता है एंड यू कनेक्ट विद एवरीथिंग। दिस इज समथिंग जो मुझे काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, आई एंड मी। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे Sure, लेना sure. चाहूंगी। थर्ड आई को लेकर के बहुत ज्यादा लोगों में रहता है, तो क्या थर्ड आई एक्टिवेट करना सबके लिए जरूरी है? बहुत क्रिस्प मैम, 7 के 7 चक्र एक्टिवेट करने जरूरी है, खाली थर्ड आई नहीं। अगर आप खाली थर्ड आई करते हैं तो आप भ्रमित हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको हेडेक्स हो सकते हैं। तो थर्ड आई एक्टिवेट करना कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जो मैंडेटरी हो। यूनिवर्स आपका थर्ड आई और सहस्त्र एक्टिवेट करके भेजता है। आपको रूट से लेकर थर्ड आई तक पहुंचना है, जर्नी नीचे से है। हम खाली इस पे फोकस करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बॉडी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ट के नीचे के 3 चक्र भौतिक होते हैं, उसके ऊपर आध्यात्मिक होते हैं। दोनों के बीच में प्लेसमेंट में हार्ट चक्र होता है। ये तो हमें दुनिया में एक्टिवेशन मिलते हैं, इनको एक्टिवेट करना बड़ा मुश्किल है। तो नॉट इवन थर्ड आई बट योर अदर चक्रास आर एज वेल एज इंपॉर्टेंट। थर्ड आई के एक्टिवेशन के बाद में इंसान को क्लैरिटी ऑफ लाइफ बहुत मिलती है, माइंड क्लैरिटी बहुत मिलती है। तो इसी के साथ सर आपका बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। वक्त तो चला इस एपिसोड कहीं पर खत्म करने का, लेकिन you. बहुत सारी बातें हैं, उसके लिए मैं व्यूअर्स पे छोड़ती हूँ ये चीज। अगर आप चाहते हैं हम पार्ट 2 इसका लेकर आए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच Thank you सिद्धार्थ so जी, much. बताया। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। इस पॉडकास्ट में हमने बहुत कुछ जाना, रेकी के बारे में जाना, मेडिटेशन के बारे में जाना, रेकी काम कैसे करती है, ये सारी चीज हमने जानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और रेकी के बारे में उन तक की जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।